दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द गणित एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी को वेक्टर एनालिसिस न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल बेस होगा न्यूमेरिकल्स ऑन एडिशन। तो जो लेक्चर मैंने आपको बताया था वेक्टर में, तो उसमें जो एडिशन हमने कंप्लीट किया था, उस एडिशन पे वेक्टर का जो एडिशन हमने कंप्लीट किया था, उस एडिशन पे आज न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। और न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन इफ द एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल्स द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। आपको कह रहा है कि 5 फोर्स, जिनके 5 फोर्स हैं जो एक ही तल में लाई कर रहे हैं, तो आप ये बता दो, और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो यदि आपको इस तरीके से सिमेट्रिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि सिमेट्रिकल का मतलब उनका वैल्यू भी इक्वल और उनके बीच का एंगल भी इक्वल, तो इस केस में आपको हमेशा क्या लगाना है, 0 लगाना है। यदि ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन हो गया, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसका मतलब कि 1 2 3 4 और क्या हो गए 5 फोर्स, ठीक है। तो अगर इनको मैं इस तरीके से सॉल्व करें कि इनका अगर सब इक्वल क्या है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, तो ये 5 हैं, और इनके बीच का यदि एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो ये पांचों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 इक्वल का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में एंगल हो जाएगा कितना, 360/5, कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 72 डिग्री, कितना जाएगा 72 डिग्री। तो अगर आपको इस तरीके से सिमेट्रिकल क्वेश्चंस आते हैं कि वैल्यू भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, तो आपको क्या लगा देना है, 0, क्या लगाना है, 0। सेकेंड 12 नंबर, द एंगल मेड बाई द वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, क्या कह रहा है कि आपको एंगल बताना है। यदि वेक्टर दिया गया है आई प्लस जे कैप, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए कॉस अल्फा इक्वल्स टू में क्या बताया था अभी, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे x के जगह पे क्या है 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ i, और डिवाइड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कितना है 1, वाई स्क्वायर भी 1, और जेड स्क्वायर है ही नहीं, तो 0। तो कितना आया कॉस अल्फा 1/1 + 1 2 अंडर रूट में 2। यदि कॉस अल्फा कितना हो, यदि कॉस अल्फा 1/√2 हो, तो क्या कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे कॉस 60 कॉस 45 होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन बी 45 ये सही है, सी गलत और डी भी गलत। तो इस तरीके से आपका 12 क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर का मतलब जो किसमें हो, एक प्लेन में हो तो भी नहीं है, जैसे इसमें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आता है। एंड एक्सियल वेक्टर बिल्कुल सही, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम को किससे निकालते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल से निकालते हैं, या हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, कितना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ये जो होगा एंगुलर मोमेंटम जो आता है वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। ये दोनों क्वांटिटी एक प्लेन में होती हैं, और जो ये आता है वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, वो कहाँ पे आएगा, एक्सिस में, मतलब ये इनसे भी परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो ये गलत। चलिए बात करते, इफ अ वेक्टर पी मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू। आप एक फॉर्मूला याद करो, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब एक्स एक्सिस का एंगल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू था वो था x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको याद रखें। अब मैं इसी से निकालता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को, है ना, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या करते हैं, इन सबको उधर भेज देते हैं और 1 को इधर लाते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, और ये आया 1 तो क्या हो जाएगा -1, और सब बाकी सब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया और 1 को इस साइड लेकर चला। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और देख सकते हैं कितना, यही तो पूछा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का क्या होगा वैल्यू, कितना आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 16 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट चलिए कह रहा है 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन 2 फोर्स इज। कह रहा है 2 बल जिनका परिमाण एफ है, उनका परिमाण भी एफ है, तो और उन जिनका जो परिमाण एफ है उसमें बता रहा है एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस। तो आपको फिर से देखते हैं, 2 बल जिनका परिमाण भी क्या है एफ है और सेम परिमाण है, तो एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस, तो दोनों बलों के बीच में क्या निकालो, एंगल निकालो। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें क्या कह रहा है, मान लो हमने बोला कि यहाँ पे 2 बल हैं जिनका परिमाण एफ है, उनका रिजल्टेंट का भी परिमाण सेम है, इसका मतलब आर बराबर ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बल जिनका परिमाण एफ है और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है एफ है, तो तीनों के तीनों क्या हो गए एफ हो गए। तो इनके बीच में 2 फोर्स के बीच में क्या एंगल होगा बताओ। अब आर के जगह पे क्या रख सकते हैं एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर, क्योंकि ए का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया एफ हो गया, प्लस बी का वैल्यू भी एफ हो गया, प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो दोनों स्क्वायर करके रूट हटा सकता हूँ, तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये काम करता हूँ 2f कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर कॉमन करता हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1 इक्वल्स टू 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा इधर आया तो 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो क्या आया कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जो जिस तरीके से क्वेश्चंस बोला है मैं बिल्कुल उस तरीके से किया हूँ कि कह रहा है कि 2 बल हैं 2 फोर्स हैं जिनका वैल्यू एफ है, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम परिमाण में है, मतलब तीनों के तीनों क्या हो गए थे एफ हो गए थे, और आपको उनके बीच में क्या बताना था एंगल बताना था। तो परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला था, जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था वो तो यही था। इस फॉर्मूले में आर और ए और भी तीनों के तीनों इक्वल हैं जिनका वैल्यू एफ है, तो आपको थीटा निकालना था और थीटा का वैल्यू ये आया। ठीक है, नेक्स्ट
अब कह रहा 18 फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन देम। कह रहा है कि आपको जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम है, मतलब दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं जिनका मैक्सिमम का रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है, व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर के बीच में। तो आर इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें दो वेक्टर तो पहले से गिवन है, हमें एंगल चेंज करके उनका परिमाण क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप बताओ कॉस थीटा यहाँ पे ऐड है कि नहीं। हम इस वाले वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हैं, कैसे, एंगल को बढ़ा घटा करके। तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो एंगल, कॉस थीटा मतलब एंगल बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटता है। यदि मैं कॉस 0 का रखूं, क्योंकि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 0, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा कितना होता है, 1। और ये कब होगा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, जब कॉस क्या हो, 0 हो। तो थीटा का मतलब 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर का जो परिमाण होगा या जो मैग्नीट्यूड होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो तब मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का एंगल क्या बने, 0 डिग्री बने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चलिए 19, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय टू फोर्सेस इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। कह रहा है कि एक पार्टिकल पे दो फोर्स 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो आप बताओ कि उनका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो आप देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आपको एंगल तो दिया नहीं है, तो ये हो सकता है कि इस तरीके से भी लग जाए, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा 4 + 3 7 न्यूटन। यदि इस तरीके से लग जाए तो कितना हो जाएगा 4 और 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, है ना। और उसके बाद अगर ये इस तरीके से लग जाए 4 इधर और 3 इधर, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 कितना 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा ये 7 न्यूटन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब बिटवीन 1 and 7, मतलब 1 और 7 के बीच में भी इन फोर्स का जो वैल्यू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एंगल दिया होता तो हम r = a² + b² + 2ab cos थीटा पर रख करके सॉल्व करते, लेकिन ये साइमल्टेनियसली कहीं भी लग सकते हैं, तो इसलिए इनका जो वैल्यू होगा वो बिटवीन 1 to 7 होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, टू वेक्टर्स a and b lie in plane, another vector c lies outside this plane, then the resultant of these three vectors vector a + b + c। अच्छा, तो कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और तीसरा वेक्टर है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड प्लेन में लाई कर रहा है। तो आपका जो रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, तो इन तीनों जो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो देखो 0 कैसे होगा, अगर मैं बात करूं कि अगर ये दो वेक्टर लाई कर रहे हैं एक प्लेन में और तीसरा वेक्टर कहाँ पे, आउटसाइड में, तो जो तीसरा वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, इस प्लेन में आएगा। इसका मतलब तीसरा वेक्टर का कंपोनेंट, ऐसे समझ लो कि मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, तो इसमें दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ऐसे ये दो वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं और तीसरा वेक्टर बाहर की तरह है, कैसे है, बाहर की तरह। तो जो इनका जो रिजल्टेंट मतलब जो इनका कंपोनेंट आएगा वेक्टर सी का, वो इस पे आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इन तीनों का वैल्यू को और बढ़ा सकता है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर सी का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इनके वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा देखते हैं कैन नॉट बी 0, हाँ ये हो सकता है कि 0 ना हो। अब कह रहा है लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a + b। अब ये वेक्टर a + b में लाइज करेगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि जो कंटेंट जो इनका जो रिजल्टेंट हो कहाँ पे लाई करे, a और b केवल c में ही लाई करे या a और b में लाई ना करे। तो लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a - वेक्टर b, नहीं ये भी नहीं, क्या होगा, कैन नॉट बी 0, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इनको हेल्प करेगा, तो उनकी वैल्यू इंक्रीज करेगी।